यस वी आर लाइव। जरा एक बार कंफर्म करें आपको आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मयूरी जी। एक बार कंफर्म करें पिक्चर क्वालिटी सही दिख रही है आपको, आवाज सही आ रही है। तब तक थोड़ा सेटअप जमा लें। आज हमको ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। कल हमने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू लिया था। सॉफ्टवेयर में हमने दो प्रकार के सॉफ्टवेयर समझे थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही एक इम्पॉर्टेंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम उसको कवर करेंगे। तो एक दिन में तो हमारा ओएस नहीं हो पाएगा, इसमें एक क्लास और लगेगी भी हमको। क्योंकि ओएस में हम थोड़ा सा डिटेल कवर करेंगे। जिस प्रकार से अब ट्रेंड बदल रहा है, अब सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी वर्किंग समझेंगे, कैसे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो शेड्यूलिंग होती है, कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, कितने देर के लिए उसको रिसोर्स मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस, ये बातें हम समझेंगे। आखिर ये होता क्या है, टर्मिनोलॉजी इनकी जानेंगे। और उसके बाद कई सारे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, सिंगल टास्किंग, मल्टी टास्किंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या होता है हम इनको जानेंगे। और उसके बाद कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके नाम आप लोग सुनते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, डॉस है, मैक ओएस है, लाइनेक्स, यूनिक्स। तो ये सब क्या होते हैं हम इनको भी डिटेल में जानेंगे। तो बस 1 मिनट से अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, जब तक हमारे कुछ और साथी भी जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग निशा। और आप लोगों के टेस्ट भी रेडी है, ठीक है। तो एमएस वर्ड अपना हुआ है, एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में दोनों के दो दो टेस्ट आपको देने हैं। चलिए अब अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपन को करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बेसिक बातें अपन ने की हुई थी कल कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो आपको मालूम है कि ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। ठीक, अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, तो जितने भी काम यूजर को कंप्यूटर से कराना है, उसके लिए जो सुविधा चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराता है। हमें कंप्यूटर से जो कुछ भी कराना हो, सारी की सारी सुविधाएं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देगा। इसलिए हमने आपको कहा था कि अगर आप इसकी तुलना कर रहे हैं तो शरीर में आत्मा से कर सकते हैं। जैसे जितने भी काम होना है, अगर शरीर में आत्मा है तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। सांस भी लेना है तो अगर शरीर में प्राण नहीं है तो सांस भी नहीं लेंगे। तो अगर प्राण निकल गए तो फिर तो कुछ नहीं बचा शरीर में। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सिस्टम से निकल गया तो फिर सिस्टम में कुछ नहीं बचा। तो शरीर में जितनी इंपॉर्टेंट आत्मा है, उतना ही इंपॉर्टेंट सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह क्या करता है कि संसाधन प्रबंधक, मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट माना जाता है, जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है। गुड मॉर्निंग पूजा। ठीक है, जितने भी संसाधन जुड़े हुए हैं उसमें, चाहे आपके डिवाइस ड्राइवर हो, चाहे आपके सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, सबको मैनेज करने का काम करेगा, सबका प्रबंधन करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो इसका हार्डवेयर जिसमें सीपीयू, रैम, डिस्क, नेटवर्क और अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल हैं, इन सब का मैनेजमेंट करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यह विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो और डिवाइस ड्राइवर को भी नियंत्रित करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यह केवल हार्डवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और डिवाइस ड्राइवर को भी, सब कुछ। मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं, वहां एक मैनेजर है, तो
टॉप मोड से लेके बॉटम डाउन तक सबको मैनेज करता है वो मैनेजर। अगर टेबल पर कपड़ा भी मारना है तो वो आदेश देगा कि जाओ छोटू कपड़ा मार के आओ, साफ करके आओ, या फिर कोई फलां गेस्ट आए हैं उनके लिए टेबल तैयार करो, तो पूरा काम मैनेजर करेगा। ऐसे ही मैनेजर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में। जो भी टास्क आपको करना है सब का सब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो कई एग्जाम्पल होते हैं, इनको हम डिटेल में आगे चल के थोड़ी देर में समझेंगे। उसके बाद क्या है ये, अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें हम, तो यूजर के और कंप्यूटर के बीच में, तो यूजर और कंप्यूटर, कंप्यूटर में चाहे तो आप हार्डवेयर बोलो चाहे सिस्टम बोल दो, तो इनके बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस उपलब्ध कराता है, एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे कि हमको पढ़ाना है, अब हम YouTube के पास पहुंचे, हमने बोला कि साहब हमको पढ़ाना आता है, हमको पढ़ाना है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म है, जाओ चैनल बनाओ, पढ़ाना शुरू कर दो। ठीक, तो ये क्या होगा, ये YouTube ने हमको इंटरफेस उपलब्ध करा दिया। जैसे हमको किसी कोचिंग में पढ़ाना है, हम वहां जाएंगे, रिज्यूम देंगे कि साहब हमको पढ़ाना है, हमने ये सब्जेक्ट पे कमांड है हमारी, हमको पढ़ाना आता है, बोलेंगे ठीक है, वो हमारी क्लासरूम है, वो बोर्ड लगा है, वो बच्चे जाओ पढ़ाओ। तो क्या किया उन्होंने मुझे काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक इंटरफेस उपलब्ध करा दिया जहां पर मैं अपना काम कर सकता हूं। तो ये हमारा यूजर है, ये हम है, और ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर बोले तो कंप्यूटर, और उनके बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस उपलब्ध कराने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये सब मैनेज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको रैम में होना पड़ेगा। लेकिन रैम के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आप सिस्टम को शट डाउन कर देते हो तो रैम में डाटा बचता नहीं है, डिलीट हो जाता है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम ओएस को रैम में हमेशा नहीं रख सकते। तो फिर हमेशा कहां रखेंगे हम रखेंगे हमेशा रोम में। रोम में क्यों? क्योंकि ये है रीड ओनली मेमोरी, इसमें रखा गया डाटा, रीड ओनली तो फुल फॉर्म है इसका, ये होती है हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसका अर्थ है कि इसमें रखा हुआ डाटा डिलीट नहीं होगा, चाहे सिस्टम ऑन हो और चाहे ऑफ कर दो आप। महीनों से कंप्यूटर को बंद रखना, रोम से लिखा गया डाटा डिलीट नहीं होगा। इसलिए अपन ने ओएस को क्या करते हैं, रोम में लिख दिया। अब ओएस को रोम में लिख दिया है, लेकिन कंप्यूटर को चलाना है तो ओएस का रैम में होना बहुत जरूरी है। वहीं से वो इंस्ट्रक्शन देगा, जितने भी मैनेजमेंट करना है वो रैम में बैठकर ही करेगा। तो रोम से हमको ओएस लेके जाना है रैम तक, तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है बूटिंग प्रोसेस। एक बूटिंग प्रोसेस, क्या अर्थ है बूटिंग प्रोसेस का, कि हमारा जो ओएस रोम में रखा था उसको लोड कर दो रैम में, ये कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। ये दो प्रकार की होती है, हमने आपको समझाया था कल, एक होता है कोल्ड और एक होता है वार्म। ठीक है, तो कोल्ड मतलब क्या है, कोल्ड मतलब होता है ठंडा। तो कोई चीज ठंडी कब होगी, जब वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ी है। अपन पड़े हैं आराम से, कोई काम नहीं कर रहे तो ठंडे हैं, ठीक है, लेकिन अपन दौड़ भाग कर रहे हैं तो पसीना आ रहा है, गर्म हो रहे हैं। तो ठंडा कब है, जब कंप्यूटर बंद अवस्था में है। तो बंद अवस्था में है, उसको चालू करना है, मतलब फ्रेश स्टार्ट करना है। तो जब फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम, इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रोम में रखा हुआ है, हमने फ्रेश स्टार्ट किया, ये लोड कर देगा ओएस को रैम के अंदर। ठीक है, लेकिन कभी कभी सिस्टम चलते चलते भी अटक जाता है, हमको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसका आशय ये होता है कि कंप्यूटर हमारा गर्म है और चलती हुई मशीन में हमने ओएस को वापस से रैम में लोड किया। वापस से रैम में लोड किया मतलब क्या होता है, देखो मशीन हमारी चल रही थी, कंप्यूटर ऑन था, कंप्यूटर ऑन था मतलब ओएस रैम में ही था, रैम में था। लेकिन रीस्टार्ट करने का मतलब है कंप्यूटर को शट डाउन करके तुरंत स्टार्ट कर देना। दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएंगे। तो जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हुआ, एक सेकंड के लिए भी हुआ, रैम खाली हो गई। रैम खाली, ओएस भी रैम से डिलीट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से बूटिंग करनी पड़ेगी, और जो हमारा रोम में ओएस पड़ा था उसको उठा के लाना पड़ेगा हमको, कहां पे, रैम के अंदर। तो ये प्रोसेस जो होती है ये कहलाती है रीस्टार्ट, और बूटिंग के टर्म्स में ये कहलाती है वार्म बूटिंग, WARM, वार्म बूटिंग। ठीक, वार्म मतलब होता है गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। तो रीस्टार्ट कर रहे हैं तो मशीन तो पहले से चल रही थी तो गर्म थी, हमने उसी समय बूटिंग कर दी, तो ये वार्म बूटिंग कहलाएगी। ठीक है, और बूटिंग के लिए जो प्रोग्राम रन होता है उस प्रोग्राम को बोलते हैं बूट स्टेप प्रोग्राम, बायोस।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। भाई उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये होता है हमारा बायोस जो रोम में रखा हुआ है, इसको उठा के पर रख देंगे रैम में। लेकिन ओएस जो है अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। पूरा ओएस अगर हमने रैम में रख दिया तो रैम की पूरी जगह तो ये अकेले ही खा जाएगा, तो फिर हमारे प्रोग्राम को चलने के लिए स्पेस नहीं बचेगा। तो हमारे प्रोग्राम को चलने के लिए स्पेस बचा रहे, इसलिए हम रैम का पूरा हिस्सा ओएस के लिए नहीं दे देते, हम रैम का हिस्सा बचा के रखते हैं। ठीक, ये हमारी रैम है। ठीक है, तो ये हिस्सा ओएस के लिए रहेगा और ये हिस्सा प्रोग्रामिंग के लिए रहेगा, दूसरे प्रोग्राम के लिए। तो ये 30% लगभग होता है, ये 70% होता है। ठीक है, तो अब रैम हमारी इतनी बड़ी तो है नहीं है कि 30% में ओएस पूरा का पूरा समा जाए, क्योंकि ओएस तो इतना बड़ा होता है कि अगर पूरा रखेंगे तो पूरी रैम कम पड़ जाएगी हमको, और फिर हम तो 30% ही ले रहे हैं। तो हमको ओएस का एक कोर हिस्सा लेके आना पड़ता है, और उस कोर हिस्से को बोलते हैं हम कर्नेल। ठीक, तो कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भाग है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो रैम में इंस्टॉल किया जाता है या रैम में लोड किया जाता है, वह कहलाता है कर्नेल। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक, ये ओएस अपन रैम में ले आए, हमने आपको बूटिंग बताया, बायोस बताया, ओएस रैम में ही क्यों नहीं रखते हैं, रोम में क्यों रखते हैं ये बताया, क्या प्रोग्राम का नाम है ये बताया, कर्नेल क्या होता है हमने आपको ये भी समझाया। ठीक, और जैसे ही बूटिंग हो जाएगी ओएस हमारा रैम में पहुंच जाएगा और अब वो कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए तैयार है। ठीक, किसी को भी कोई डाउट? ये पूरा यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है? जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो यह देखा जाता है कि स्क्रीन पर कुछ आरंभिक टेक्स्ट जानकारी प्रदर्शित होती है, यह फर्मवेयर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। फर्मवेयर हमने आपको बताया था क्या होता है, यह होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का संयोजन। फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन, मतलब इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों एसोसिएट होते हैं, दोनों को मिला के फर्मवेयर कहा जाता है। राइट, तो बूटिंग निर्देश क्या होते हैं? हमारे रोम में लिखे होते हैं, और जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। और बूटिंग का मतलब क्या है कि ओएस को रोम से उठा के रैम में पटक देना ले जाके। ठीक, बूटिंग हो गई। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो बूट प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर में प्रारंभ में लोड किए जाने के बाद कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्रामों का प्रबंधन करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम एक परिभाषित एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के माध्यम से एपीआई, ठीक, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसके भी फुल फॉर्म याद रखें। फुल फॉर्म तो आपको किसी के नहीं छोड़ने हैं। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के माध्यम से सेवाओं के लिए अनुरोध करके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है चलते कैसे हैं? एपीआई के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि साहब हमको ये चीज चाहिए। ठीक है, जैसे आपने प्रिंट कमांड दिया, तो प्रिंटर क्या है? एक रिसोर्स है, एक हार्डवेयर है या फिर एक डिवाइस है। तो इसको भी मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कैसे होगा? एपीआई के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि साहब हमको प्रिंट देना है। वो बोलेगा अच्छा प्रिंट देना है, रुक जाओ 1 मिनट। पहले वो चेक करेगा प्रिंटर आपके सिस्टम में लगा है कि नहीं लगा है। अगर प्रिंटर लगा है और खाली है उस समय, तो फिर आपके लिए प्रिंटर एलोकेट कर दिया जाएगा और आपका प्रिंट कमांड आ जाएगा। लेकिन आपके जैसे 4 लोगों ने और प्रिंट दिया है, फिर आपके एपीआई ने प्रिंटर को रिक्वेस्ट पहुंचाई, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट पहुंचाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले चेक किया कि जरा प्रिंटर देखें भी है कि नहीं है। तो उसने बोला हाँ है, चल रहा है, ठीक है चल रहा है। फिर चेक किया उसने, तो क्या हुआ कि भैया आपसे पहले 1 2 3 लोगों ने और प्रिंट कमांड दिया था, पहले उनकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाने दो, फिर चौथा तुम्हारा है।
तो ये जो चौथा नंबर है इसको बोलते हैं अपन क्यू, QUEUE, क्यू मतलब एक पंक्ति, ठीक है, और ये पंक्ति में आके अरेंज हो जाता है। मान लीजिए कि जिसने दिया था तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा नंबर, तो ये पहले वाले का प्रिंट निकलेगा, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, उसके बाद आपका प्रिंट निकलेगा। तो ये मैनेज कौन करेगा? सब ओएस करेगा। इसी को बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा यूजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक यूजर इंटरफेस जैसे कि CLI कमांड लाइन इंटरफेस या GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके माध्यम से सीधे बातचीत करता है। अपन ओएस में आगे देखेंगे कि दो प्रकार के होंगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर इसी को बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या हो गया होगा, इसमें आपको हर एक चीज के लिए कमांड देना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लिख के देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि आपने डॉस अगर कभी चलाया हो तो MS डॉस, एक ब्लैक विंडो दिखती है आपको, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कमांड लाइन इंटरफेस। डॉस आप चलाओगे और जो काली काली एक विंडो दिखती है आपको ब्लैक कलर की, ब्लिंक होता रहता है, आपको वहां सारे कमांड लिखने पड़ते हैं हाथ से, वो कहलाता है कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो एक ओएस वो होता है और एक होता है GUI जो आपको दिख रहा है, जो आज आपके सिस्टम में है, विंडोज वगैरह। तो ये सब क्या है? ये भी ओएस है। यूजर इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर से बातचीत करता है। मान लीजिए हमको चाहिए एक फोल्डर बनाओ या एक फाइल बनाओ, अगर हमारे पास CUI का ओएस है, मतलब डॉस हम चला रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कमांड लिख के देना पड़ेगा, तब ओएस समझेगा कि अच्छा फाइल बनानी है, ठीक है बना लो, कमांड देना पड़ेगा। और हमारे पास GUI बेस्ड है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडोज का हमारे पास ओएस है, तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे माउस से, न्यू करेंगे और फोल्डर बन जाएगा। तो ये सुविधा हमको ओएस ने ही दी है। अलग अलग ओएस में अलग अलग प्रकार की सुविधा। ठीक, वही चीज जो हिंदी में थी अंग्रेजी में है। पढ़ना चाहें तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, अपन बढ़ेंगे आगे। ठीक, जो बातें हमने बताई वही लिखी हुई। एक व्यापक मंच मतलब एक प्लेटफॉर्म या फिर इंटरफेस उपलब्ध कराता है जो प्रोसेसर सहित सभी हार्डवेयर की एक श्रृंखला की पहचान करता है। श्रृंखला की पहचान, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया प्रिंटर का, वो पहचान करेगा कि हाँ प्रिंटर लगा है कि नहीं है, ठीक है। तो हार्ड प्रिंटर क्या है? एक हार्डवेयर है। फिर प्रोसेसर, प्रोसेसर चेक करेगा क्योंकि स्विच तो प्रोसेसर को ही करना है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कंप्यूटर में रिसोर्स का एलोकेशन या फिर प्रोसेसर का एलोकेशन, क्योंकि रन कौन करेगा? रन तो प्रोसेसर ही करेगा। प्रोसेस को प्रोसेस करने वाला जो सिस्टम में डिवाइस है वो प्रोसेसर ही है, लेकिन ओएस के निर्देश पर करेगा। तो इन सबको आइडेंटिफाई करेगा, कन्फिगर करेगा और मैनेज करेगा, ठीक है। जैसे हमारा ये लैपटॉप है, तो हमने अभी ये पेन टैब इससे जोड़ रखा है, ठीक है, या फिर हम इसको अपने LCD से कनेक्ट करते हैं। तो LCD से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो पोर्ट होते हैं, VGA पोर्ट या फिर HDMI पोर्ट। VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे, क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये VG है। HDMI क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये याद रखने पड़ेंगे, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक। तो इन सब को भी मैनेज करना है क्योंकि हमारे लैपटॉप पे ये पोर्ट है। अब जैसे ही हमने VGA केबल कनेक्ट की और LCD में कनेक्ट किया, तो ये चेक करेगा पहले कि वो केबल प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, ये जो डिवाइस आप कनेक्ट कर रहा है वो वर्किंग है या नहीं है, फिर उसको मैनेज करना। तो ये सारे काम ओएस करेगा, जैसे मेमोरी डिवाइस, मेमोरी प्रबंधन, चिपसेट, भंडारण, नेटवर्क पोर्ट, संचार, पोर्ट संचार मतलब ये VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, पेन ड्राइव वगैरह, ये सब। तो इन सबको मैनेज करेगा हमारा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये इतना फास्ट होता है कि अपन को पता भी नहीं चलता कि कब ये हो गया। हमको लगता है कि बस चीजें चली जा रही हैं। उसके बाद हमने बूटिंग आपको बताई, ये वही बूटिंग लिखी हुई है, पूरा आप पढ़ेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर ओएस के दो प्राथमिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है। एक तो क्या है? सेवाएं प्रदान करना। हम जो काम करना चाह रहे हैं वो काम हमारा हो जाए कंप्यूटर के माध्यम से, ये ओएस का लक्ष्य होता है, ठीक।
तो ओएस का एक लक्ष्य क्या होता है, मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट ये होता है, इसीलिए वर्चुअल मेमोरी बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझेंगे हम क्या होता है वो। तो सबसे पहले निर्माण और एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए सेवाएं प्रदान करना, हमको जो एप्लीकेशन चलानी है, जो रन करनी है, उनके लिए सेवाएं उपलब्ध कराने का काम ओएस ही करता है। जब किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने की आवश्यकता होती है तो ओएस ही उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और निष्पादन के लिए सीपीयू को आवंटित करता है। लोड करना के लिए तो लोडर होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है वो ओएस ही देता है। तो लोड करता नहीं, इसको करवाता लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये लोड करवाता है, इंस्ट्रक्शन ये देगा, बाकी लोड करने का काम लोडर करता है। और सीपीयू को आवंटित करेगा, रिसोर्स एलोकेट करेगा। जब एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम निष्पादन का क्रम तय करता है। क्रम तय करता है मतलब हमने आपको एक बार समझाया था मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू शेड्यूलिंग शब्द हमने एक बार आपको बताया था कि प्रोसेस बहुत सारी है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। तो इनका क्रम कौन डिसाइड करेगा कि पहले P1 जाएगी, कि पहले P3 रन होगी, कि पहले P2 रन होगी या P4 होगी, और कितनी देर के लिए होगी। तो ये क्रम कौन तय करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है। इसके लिए सीपीयू शेड्यूलिंग का टर्म होता है, हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक, फिर दूसरा क्या है, यूजर को एक इंटरफेस उपलब्ध कराना जिसके माध्यम से यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है। यूजर इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है और जिसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए यूजर से कमांड या इनपुट लेना है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये दो उद्देश्य हैं। एक तो क्या है कि भैया यूजर को हमारी सेवा उपलब्ध करा दो, ठीक है, प्रोग्राम बनाने की, और दूसरा उस प्रोग्राम को रन कराने की सुविधा उपलब्ध करा दो। और इसका एक लक्ष्य क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लक्ष्य होता है मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम आउटपुट। ठीक, अब है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। तो जितने भी मैनेजमेंट है सब करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट आपको सूझ रहा हो वो सब। इसके लिए उसकी वर्किंग अलग अलग होती है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज अपन इसको आगे बढ़ाएं। यहां तक किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर। अब देखें प्रोसेस मैनेजमेंट। तो हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर में प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोग्राम को हमने P1 P2 जो नाम दिया था ये प्रोसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम एक बल्कि चीज है, मतलब पूरा का पूरा कोड है, लेकिन उसको भी टुकड़े में अपन तोड़ते हैं। तो अगर कोडिंग वगैरह कभी पढ़ी हो तो ये इस प्रकार से हम उसको पार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये एक पूरा प्रोग्राम है, लेकिन उसमें छोटे छोटे हिस्से हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये रन हो, ऐसा कुछ हो जाए तो ये हो, और ऐसा कुछ हो तो ये हो। तो ये छोटे छोटे हिस्से हैं, ये प्रोसेस कहलाते हैं। तो जब आप प्रोसेस को या प्रोग्राम को रन करने के लिए कंप्यूटर के पास भेजते हैं, उसका एक एक टुकड़ा एग्जीक्यूट होता है जिसको प्रोसेस कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ध्यान रखेगा कि प्रोसेस प्रॉपर एग्जीक्यूट होती रहे। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाता है, पीसीबी। क्या बनाएगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। ये जो जितना भी आपको लिखा दिख रहा है ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। जो हम पेन से लिख रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको पीसीबी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, अभी कभी पूछा गया है। ये जो 2023 का एग्जाम हुआ है उसमें आया है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। वो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तब आएगा। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसमें क्या रहता है, उसमें
इस पीसीबी में एक प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी रहती है। कौन सी जानकारी रहेगी? इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये प्रोसेस कब आई, ठीक है, इसको रिसोर्स कितने चाहिए, कौन सा रिसोर्स चाहिए इसको, कितनी देर के लिए चाहिए, मतलब इसका एग्जीक्यूशन कितने टाइम बाद होगा, ये सब कुछ इस पीसीबी में रिकॉर्ड रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। और कब तक रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा? जब तक कि ये प्रोसेस जो है वो हमारी टर्मिनेट ना हो जाए, जब तक कि ये पूरी प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए। कैसे? मान लीजिए कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आप किसी संस्था में जाते हैं तो वहां फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में रहेगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी बैच कौन सी है, आपकी बैच की टाइमिंग क्या है, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, और वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी आपके एक फॉर्म में रहेगी। तो उसी को आप पीसीबी समझ लीजिए और खुद को प्रोसेस समझ लीजिए। हम ये पूरा रिकॉर्ड कब तक मेंटेन रखेंगे? जब तक आपका बैच चल रहा है, आपका बैच का टाइमिंग खत्म या आपका बैच का कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट, हम चाहें तो उसको जो हमारा फॉर्म है उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, फिर उसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ओएस क्या करता है? डिलीट ही कर देता है, क्योंकि ओएस के पास तो कई सारी प्रोसेस आती चली जा रही है। तो जैसे ही एक पीसीबी बनी, मान लीजिए ये प्रोसेस P1 के लिए है, ठीक है, तो जब तक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती P1 तब तक ये बना रहेगा। मान लीजिए कि P1 क्या है? P1 एक गाना है, हम एक सॉन्ग सुन रहे हैं, तो जब तक ये चलता रहेगा। अब इसका नाम क्या आएगा? वो देगा कि भैया गाना सुन रहा है, ठीक है। कब आई? इसने 11 बजे गाना चालू किया था। रिसोर्स क्या चाहिए? रिसोर्स के रूप में इसको विनम्प प्लेयर चाहिए या VLC मीडिया प्लेयर चाहिए, ठीक है। कितनी देर चलेगा? भैया 5 मिनट का गाना है या 7 मिनट का गाना है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेट कराओ। ये ओएस ने कर दिया। तो ये जो रिसोर्स एलोकेट करा रहा है पहले चेक करेगा कि VLC मीडिया प्लेयर है भी सिस्टम में या नहीं है। अगर नहीं है तो वो एरर दे देगा, मना कर देगा कि जो रिसोर्स की डिमांड आप कर रहे हो है ही नहीं है हमारे पास। जैसे गाना खत्म होगा रिसोर्स छिन जाएगा आपसे, जो हमारा विनर प्लेयर है या VLC प्लेयर है वो बंद, मतलब वो रुक जाएगा, क्योंकि उसमें होने वाली एग्जीक्यूशन रुक गई, गाना खत्म हो गया। उसके बाद पीसीबी डिलीट हो जाएगा। अगर आप दोबारा वो गाना सुनते हो तो फिर पीसीबी बनेगा, और अब प्रोसेस वो P1 का नाम हो जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है। तो ये रहेगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस को मैनेज करने के लिए पीसीबी इसको मेंटेन करता है। स्पष्ट हो गया ये? उसके बाद रहेगा हमारा क्या? मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट करने का आशय क्या है? प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट करने का आशय यह है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब हमारा रैम रोम वगैरह, रोम तो फिक्स रहती है, रैम और कैश वगैरह, ठीक। तो प्राइमरी मेमोरी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका सॉरी मेमोरी मैनेजमेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो ये प्राइमरी मेमोरी से संदर्भित है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब हमारा जो फाइल एलोकेशन सिस्टम होता है, इसके लिए वो FAT बनाता है, फाइल एलोकेशन सिस्टम। और नए सिस्टम में हमारे आने लगे हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS, ठीक। तो हर मेमोरी के लिए वो फाइल बनाएगा, कितनी मेमोरी बची है, कितनी दे दी गई है, कितना वापस हुई है, सब कुछ। तो मेमोरी के बारे में, कौन सी? प्राइमरी मेमोरी के बारे में जो इंफॉर्मेशन रखा जाएगा वह कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक। और यहां पर जो है फाइल मैनेजमेंट, ये फाइल मैनेजमेंट जो है ये है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बोले तो हार्ड डिस्क, ठीक। तो फाइल मैनेजमेंट कहने से आता है क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का या हार्ड डिस्क से। और मेमोरी मैनेजमेंट से कहने का आता है क्या है? प्राइमरी मेमोरी का या फिर प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम रोम वगैरह। स्पष्ट? फिर है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब जितनी भी डिवाइस हमारे हार्डवेयर कनेक्टेड है, अगर हमारा ये पेन टैब कनेक्टेड है
तो इसको भी मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो ये रिसोर्स एलोकेट करेगा उसके लिए। हम पेन बदलते हैं, पेन का कलर बदलते हैं, उसकी थिकनेस बदलते हैं, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाएगा। और ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हो कब गया है, ठीक। इसलिए हमको लगता है कि सारे काम स्मूथली चल रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम में ओएस कम रहेगा या रैम कम रहेगी, प्रोसेसर की स्पीड कम रहेगी, वह सिस्टम हैंग होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्विचिंग जो है वो भारी पड़ती है, उनको स्विच करेंगे बार बार तो रिसोर्स एलोकेट हो नहीं पाता है, अटक जाता है, वो टाइम लेता है, इसलिए सिस्टम हैंग होने लगता है। लेकिन अगर हमारा प्रोसेसर फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा। अब जैसे ऐसे मान लीजिएगा कोई दुबली पतली महिला है, काम में एक्टिव है, तो घर के काम हमको कर रही है, वो 4 प्रकार के काम एक साथ कर रही है, तो फटाफट दौड़ के ये कर लिया, वो कर लिया, फटाफट फटाफट सारे हो गए। वहीं पे कोई हेल्दी महिला है, मोटी है, तो अब उसको काम करने में, काम तो हो रहा है, टाइम लग रहा है, एक काम करने से दूसरे काम के बीच में स्विच करने में उसको समय ज्यादा लग रहा है। तो क्या हो रहा है? वो हैंग हो रहा है, मतलब बफर हो रहा है, हैंग हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, ये चीज। ठीक, स्पष्ट है? अब ओएस का वर्गीकरण है। ओएस के वर्गीकरण से पहले हम आपको कुछ और चीजें बताना चाहते हैं, फिर अपन ओएस के वर्गीकरण पे आएंगे। तो ओएस के वर्गीकरण में ये है, आपने नाम सुने होंगे अगर इनके, कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग है, टाइम शेयरिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये टाइप्स ऑफ ओएस होते हैं। इनको अपन देखेंगे कुछ समय बाद। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो आपके जो कल परसों क्लास होगी उसमें काम में आएगी, मतलब सारी चीजें लिंकअप होती हैं। तो हम बहाना बता के हम यहाँ बता रहे हैं एक ब्रॉड टर्म में, वहां हम केवल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब हमारे जो सिस्टम है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक, आज के जो हमारे कंप्यूटर हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। मतलब क्या है? मल्टी मतलब होता है मैनी, तो मैनी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, मतलब हमने सिस्टम ऑन किया, हमने सबसे पहली फुर्सत में एक गाना चलाया, फिर हमने फेसबुक ओपन किया, फिर हमने व्हाट्सएप चालू कर लिया लैपटॉप पे ही, फिर हमने गूगल भी कर लिया, फिर हम पीडीएफ भी खोल ली और हमने पीपीटी बनाना स्टार्ट किया। ये 6 काम जो अपन कर रहे हैं ये कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक, तो अब हमने ये जो 6 काम, अब अपन यहाँ 4 ले लेते हैं, नहीं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। ये जो 4 काम अपन ने लिए हैं ये कहलाते हैं प्रोसेस पूरी। ठीक है, ये प्रोग्राम है, ये रन होंगी। अब ये रन होगी तो किस आधार पर कैसे रन होंगी? तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस आएंगी सबकी सब काय में, जॉब पूल में। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आ जाएंगी हमारे जॉब पूल में, और जॉब पूल में जितनी प्रोग्रामिंग है, जितने प्रोग्राम है उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर यहाँ 4 प्रोग्राम है इसका मतलब है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारी 4 है। ये समय समय पर ओएस तय करेगा कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी चल रही है। ठीक है, अब यहां से प्रोग्राम आएगा रैम के अंदर। ठीक है, अब रैम के अंदर भी कई सारी स्टेट होती हैं। ठीक है, अब रैम में आया ये, तो रैम के बाद मान लीजिए कि कोई प्रोसेस, रैम में हमने आपको बताया था कि एक बार में एक ही प्रोसेस रन होती है, एक बार में एक ही प्रोसेस चलती है। ये सब तो रखी हुई है, एक ही चल रही है। अब इसको रिसोर्स पूरा मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला अगर रिसोर्स, अच्छा पूरा रिसोर्स मिला तो ये प्रॉपर चली और उसके बाद टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गई प्रोग्राम। अगर हम गाना सुन रहे थे तो हमको रिसोर्स मिला, पूरा गाना सुना, उसके बाद खत्म हो गया। ठीक है, बीच में हो सकता है ये कुछ ऐसे रिसोर्स की डिमांड कर दे जो आपके पास है ही नहीं। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि हमारे सिस्टम में प्रिंटर है नहीं है और हमने प्रिंट कमांड दे दिया, तो प्रिंट निकलेगा क्या? कभी नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, ये वाली प्रोसेस जो है वो सस्पेंड स्पीड में चली जाएगी। हमने उसको सस्पेंड कर दिया कि जो तुम मांग रहे हो वो है ही नहीं है हमारे पास।
ठीक है। लेकिन अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम स्विच होते रहना है, तो स्विच होते रहना है, तो मान लीजिए कि P1 ने फिर ऐसा रिसोर्स मांगा जो अभी दूसरे के पास है, तो दूसरे के पास है तो जब उससे फ्री होगा तब इसको मिलेगा, तो उतनी देर के लिए ये आ जाएगी वेट कंडीशन में, वेट स्टेट में। ठीक, उस इतनी देर के लिए ये आ जाएगी वेट स्टेट में। ठीक है। अब ये जो रैम है यहां पर, इसको रैम ना लिख के आप इसको रनिंग स्टेट में लिखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, रनिंग स्टेट में लिखेंगे आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो इस तरफ है ये सब का सब रैम है। ठीक, तो चाहे आपकी रनिंग स्टेट हो, चाहे सस्पेंड स्टेट हो, चाहे टर्मिनेट स्टेट हो, चाहे वेट स्टेट हो, सब की सब क्या है आपकी रैम के अंदर रहेगी। तो प्रोग्राम सस्पेंड होगा तो भी रैम में रहेगा, प्रोग्राम वेट स्टेट में आएगा तो भी रैम में रहेगा। कैसे होगा ये? रैम का डायग्राम हमने आपको बताया था कि ये हमारी रैम है, इसमें कई सारे ब्लॉक हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम तो यहां आ गए, P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, P4 आ गया। ठीक है, अब रनिंग स्टेट मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है, और प्रोग्राम रन हो रहा है मतलब रिसोर्स एलोकेट हुआ है। तो P1 को रिसोर्स एलोकेट हो गया तो ये रन स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है। अब इससे प्रोसेसर छिना और इसको मिल गया, तो ये क्या हुआ, ये आ गई वेट स्टेट में। वेट स्टेट में, तो ये वेट स्टेट भी है भी तो रैम में ही ना। ये जो P1 यहां है, प्रोसेसर इससे छीन के इसको मिल गया, तो तब तक ये तो वेट स्टेट में आ गई, क्योंकि अब रन कौन हो रहा है, अब रन हो रही है P3। ठीक, तो ये वेट स्टेट भी रैम में ही है। अब मान लीजिए P3 ने कुछ ऐसी डिमांड कर दी जो फुलफिल नहीं हो सकती, तो ये चली गई सस्पेंड स्टेट में, प्रोसेसर मिल गया P4 को। तो ये सस्पेंड में गई, तो सस्पेंड भी तो रैम में ही है। ठीक, और उसके बाद टर्मिनेट होके ये बाहर निकल गई। तो ये स्टेट जो है हमारी रनिंग सस्पेंड वेट स्टेट, ये सब की सब रैम में है। टर्मिनेट होगी प्रोसेस और बाहर निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो रनिंग स्टेट जो है इसको एक्टिव स्टेट बोलते हैं या रेडी स्टेट भी बोलते हैं। एक्टिव स्टेट या फिर रेडी स्टेट। क्यों? क्योंकि एक्टिव है, प्रोग्राम रन हो रहा है। इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब वेट स्टेट में उस रिसोर्स का भी वेट कर सकते हैं कि भाई इनपुट आउटपुट चाहिए। ठीक है, आप कोई ऐसी प्रोसेस कर रहे हो जो इनपुट ज्यादा मांग रही है, आप टाइप कर रहे हो, है ना, तो जितनी देर में आप टाइप करोगे उतनी देर में कंप्यूटर 1000 प्रोसेस निपटा चुका होगा, क्योंकि आपकी स्पीड कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो कंप्यूटर से तेज तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो जितनी देर में आपने पॉज लिया है लिखते लिखते, उतनी देर में बैकग्राउंड में कंप्यूटर में कई सारी प्रोसेस स्विच हो गई। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन है जो आप लिख रहे हो, वो कई बार वेट स्टेट में आ चुका है, आपको पता भी नहीं है। ठीक, वेट आएगा फिर रन में आएगा, फिर वेट में आएगा, रन में आएगा, ये स्विच होता रहेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ऑल ओके? ऑल ओके? इसको रिकॉल जरूर करना, नहीं तो कल तक ये साफ हो जाएगा पूरा।
ठीक। अब रनिंग स्टेट में कौन सी प्रोग्रामिंग या कौन से प्रोग्राम आएंगे, उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, और यही होता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक, तो रनिंग स्टेट में कौन से प्रोग्राम रहेंगे ये तय होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग के अनुसार, और इसी को हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है कि किस प्रोग्राम को सीपीयू क्या है कि किस प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेशन होगा, किस प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट होगा, यह तय करता है सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक, तो सीपीयू शेड्यूलिंग यह तय करेगा कि कौन सी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेशन होगा। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया ओएससी तय करेगा। जैसे ठीक है, हम बोल रहे हैं प्रोसेस कितनी है, P1 P2 P3 P4, ये 4 प्रोसेस हैं। तो ओएस कैसे तय करेगा कि पहले P1 जाए कि P2 जाए या P3 जाए? मशीनें किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, भेदभाव इंसान करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑर्डर तय होगा, उसी आधार पर ही ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी। और इसके लिए 2 प्रकार से इनको बांटा जाता है, एक होता है प्रियम्पशन और एक होता है नॉन प्रियम्पशन। तो एक है हमारा प्रियम्पशन, ये इतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको काम चल जाएगा बिना इसके भी। और एक होता है नॉन प्रियम्पटिव। प्रियम्पटिव का मतलब होता है प्रोसेसर छीन लेना, और यहां क्या होगा, प्रोसेसर नहीं छीना जाएगा। अब प्रोसेसर नहीं छीना जाएगा या प्रोसेसर छिन जाएगा, इसका मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस जो है P2 धुआंधार चल रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, बिल्कुल मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी, किसी ने टांग मार दी। ये होता है प्रियम्पशन, मतलब प्रोसेसर का छीन लेना। ठीक है, 10 सेकंड के लिए ये प्रोसेस आई थी कि भैया हम 10 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हमको प्रोसेसर एलोकेट करो। एलोकेट किया प्रोसेसर, उसके बाद ये 2 सेकंड 3 सेकंड चली और अपन ने छीन लिया इसको। तो 3 सेकंड बाद ये कहां पहुंचेगी, वेट स्टेट में पहुंच जाएगी वापस से। उसके बाद फिर इसका नंबर तब आएगा, तब इसको फिर रिसोर्स मिलेगा, फिर ये चलती रहेगी, फिर छीन लिया जाएगा, फिर चलेगा, फिर छीन लिया जाएगा, फिर मिलेगा, फिर छीन लिया जाएगा, फिर मिलेगा, और इस प्रकार इसका अंत होगा, ये प्रोसेस टर्मिनेट होगी। जबकि यहां पर क्या होगा, प्रोसेस नहीं छिनेगा, एक बार मिल गया तो आप पूरा काम करके ही उसको खत्म करोगे। ठीक, तो अगर एक बार प्रोसेसर मिला तो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं हो जाएगा, तब तक प्रोसेसर इसी के पास रहेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, प्रायोरिटीज एल्गोरिदम इत्यादि। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब जो पहले प्रोसेस आएगी पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर निकलेगी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब ये 4 प्रोग्राम आई, इसको 10 सेकंड का टाइम लगेगा, इसको 12 सेकंड, इसको 4 सेकंड और इसको 25 सेकंड। तो सबसे कम किसको लग रहा है टाइम, 4 सेकंड को। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब पहले P3 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद P1 होगी, फिर P2 होगी और आखिरी में P4 होगी। ये होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक, और इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है, ये नाम आपको सुनने में आएगा, राउंड रॉबिन।
इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं गेट वगैरह के एग्जाम में। अब चूंकि अपन उतने लेवल हाई लेवल की तैयारी तो कर नहीं रहे, इसलिए इसके न्यूमेरिकल अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस राउंड राउंड घूमती जाएगी, कुछ समय के लिए प्रोसेस मिलेगा, फिर छीन लिया जाएगा, फिर चक्कर लगा के आएगी, फिर मिलेगा, फिर छीन लेंगे, फिर चक्कर लगा के आएगी, फिर मिलेगा, फिर छीन लेंगे, ऐसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। ये होता है राउंड रॉबिन प्रोसेस। ये स्पष्ट हुआ? तो प्रोसेस जो है किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी या किसी प्रोसेस को रिसोर्स किस प्रकार या किस आधार पर एलोकेट होगा, ये तय होता है सीपीयू शेड्यूलिंग के द्वारा। ठीक, इसमें कोई डाउट? इसमें हम डेडलॉक भी करेंगे, हम इसमें स्टारवेशन भी करेंगे, क्या होता है हम इसको आगे देखेंगे। और ओएस के टाइप्स अभी हमको पढ़ना है, जो हमने डायग्राम आपको बताया था ये वाला, हम इसको करेंगे। और ओएस के कुछ नाम, और भारत में भी कुछ आत्मनिर्भर ओएस हैं जो भारत देश ने बनाए हैं, हम उनको भी देखेंगे। चलिए फिर आज की क्लास यहीं रोकेंगे। ठीक है, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। इसको रिकॉल कीजिएगा, नहीं तो चीजें भूल जाएंगे आप। तो इसको आज के आज ही रिकॉल करें ताकि याद रहे, नहीं तो भूलने की संभावना रहती है। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसको रिकॉल जरूर कीजिएगा।